नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। शाम के 7 बजने को हैं और हम दिन भर की जरूरी खबरों के साथ लेकर आए हैं आपके लिए जी सुपर 30 यानी दिन भर की सारी खबरें नहीं होंगी बल्कि जरूरी खबरें होंगी। यहां आपको एक ही खबर हम बार बार नहीं दिखाएंगे, लेकिन सबसे तेज और सबसे ताजा खबर की संपूर्ण गारंटी जरूर मिलेगी। साथ ही विश्वसनीयता की भी गारंटी रहेगी। तो अगले 20 मिनट आप जी न्यूज के साथ रहिए, देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देखिए। कल 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में रफाल की औपचारिक एंट्री हो जाएगी। ये रफाल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के आधिकारिक तौर पर हिस्सा बन जाएंगे। रफाल को फ्रांस से लाने के बाद इन्हें ऑपरेशनल बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी और अब ये लड़ाकू विमान अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर ये रफाल अंबाला से करीब 6 मिनट में पहुंच सकते हैं और मिड एयर रिफ्यूलिंग की खूबी इन्हें जंग के मैदान में घंटों तक तैनात रख सकती है। रफाल के राजतिलक की तैयारियां कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडक्शन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाले और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इन ऐतिहासिक क्षणों पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। समारोह के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अलावा कैंट के आसपास इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य टीमें लगातार गश्त कर रही है। एलएसी पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच लद्दाख से सटे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लड़ाकू हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले जिले में लड़ाकू अपाची हेलीकॉप्टर ने दस्तक दी है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए वायुसेना चीन की सीमा के नजदीक के इलाकों में बनी हवाई पट्टी और हेलीपैड का निरीक्षण कर लैंडिंग और टेक ऑफ की परिस्थितियां चेक कर रही है ताकि आपातकालीन स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। जम्मू के किश्तवाड़ जिले के पाडर इलाके को पार कर लद्दाख का जंस्कार इलाका शुरू हो जाता है और किश्तवाड़ से चीन की सीमा सिर्फ 210 किलोमीटर है। इसीलिए भारतीय सेना के लिए किश्तवाड़ का सामरिक महत्व बढ़ जाता है। अपाची दुनिया के सबसे मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर्स में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत के पास इस वक्त दुनिया का सबसे आधुनिक अमेरिका का AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन LCH हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी जंग जब ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हो तो वहां अपाची हेलीकॉप्टर से ज्यादा घातक है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में LCH की रेंज ज्यादा लंबी है। लद्दाख बॉर्डर 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी है और ऐसे इलाकों और ऐसे मौसम में रोटरी विंग्स वाले अपाचे को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बेहद लाइट यानी हल्का होने और खास रोटर्स होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशंस को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। LCH 2015 में सियाचिन के कई टेस्ट में 500 किलोग्राम के हथियार ले जाने में कामयाब रहा था। अपाची की तुलना में कम वजन के हथियारों से लैस LCH ऐसी भौगोलिक चुनौतियों और खराब मौसम वाली स्थितियों में भी दुश्मन को खत्म करने का दम रखता है। आपको बता दें कि LCH 1 महीने पहले ही लद्दाख में पहुंच गए थे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये अपाचे से अगले जनरेशन का हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अपाचे के बीच में करीब 1 से 1.5 दशक का फर्क है और ये फर्क बिल्कुल नजर आता है। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेह में उतारा गया और इसकी यहां सफल टेस्टिंग हुई। इसके साथ साथ इन्हें दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन में भी उतारा गया, जहां पर ये अपने टेस्ट में पास हुए। इस टेस्ट के जरिए यहां हाई वेदर कंडीशंस के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड क्षमता को भी नापा गया, जिसमें इनका प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित LUH सियाचिन के अलग अलग हेलीपैड्स में भी उतारे गए। चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को बदलने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित LUH का सेना संस्करण प्रारंभिक टेस्टिंग के लिए मंजूरी के लिए भी तैयार है। भारतीय सेना ने भी अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को LAC के आसपास उन सभी जगहों पर तैनात किया है जहां से चीन की तरफ किसी भी बड़े हमले की संभावना है। भारतीय सेना ने चुशूल के इलाकों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। सूत्रों के मुताबिक जिन चोटियों पर सेना ने कब्जा जमाया है उनके आसपास कटीले तार बिछा दिए गए हैं। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच गए हैं। वो अपने 4 दिन के दौरे के दौरान यहां शंघाई सहयोग संगठन के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। उनका यह दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के महज कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री की यहां चीन के विदेश मंत्री से बातचीत संभव है। मुंबई में दफ्तर तोड़े जाने से नाराज अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश से मुंबई लौटी कंगना ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फिल्म माफिया के साथ मिलकर बदला लिया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है
कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अवैध निर्माण के आरोप में बीएमसी ने आज मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर और बाहर तोड़फोड़ की। कंगना का कहना है कि उनके दफ्तर में कोई अवैध निर्माण नहीं है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र के कई नेताओं ने सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई को कायरता बताया है। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जिस हालात में कार्रवाई की गई है उससे लोगों के मन में संदेह हो गया है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीएमसी ने बदले की भावना के तहत कंगना का दफ्तर तोड़ा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी के बीच जुबानी जंग अब काफी आगे बढ़ गई है। मुंबई में कंगना के ऑफिस का ताला तोड़कर बीएमसी ने आज वहां तोड़फोड़ की। बीएमसी कंगना के ऑफिस के एक हिस्से को अवैध बताकर तोड़ने पहुंची थी। इससे पहले बीएमसी ने एक नोटिस चिपकाया और अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही, और थोड़ी ही देर में जेसीबी मशीन और हथौड़ा लेकर पहुंची बीएमसी के अधिकारियों ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की। कंगना ने ट्वीट करके अपने ऑफिस में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने इसकी तुलना राम मंदिर से की। वहीं अभिनेत्री कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से की है, और आगे कंगना ने लिखा, बाबर तोड़ेगा लेकिन राम मंदिर फिर बनेगा। मुंबई में कंगना रनौत के घर के बाहर उनके फैंस की भीड़ भी जमा हुई है। लोगों ने कंगना के समर्थन में बीएमसी के खिलाफ नारे भी लगाए। कंगना के ऑफिस के बाहर बीएमसी की तरफ से एक नोटिस चिपकाया गया था जिसमें लिखा था कि कंगना के वकील का जवाब संतोषजनक नहीं है, जवाब में कई खामियां हैं, इसलिए ऑफिस को तोड़ना होगा। कंगना को 1 महीने से 1 साल तक की सजा की बात भी इस नोटिस में लिखी गई है। बीएमसी के नोटिस पर कंगना रनौत के वकील ने भी जवाब दिया है। कंगना के वकील ने कहा कि बीएमसी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई गैर कानूनी है। वहीं उनसे वकील ने यह भी कहा कि कंगना को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार अभिनेत्री कंगना रनौत के ड्रग्स लेने के आरोपों की जांच कराएगी। शिवसेना ने कंगना के खिलाफ ठाणे पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कंगना के खिलाफ ड्रग्स की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आधार बनाएगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू में कहा था कि कंगना ड्रग्स लेती हैं और उनको भी ड्रग्स लेने के लिए फोर्स करती थी। संत समाज पूरी तरह से कंगना रनौत के समर्थन में खड़ा है। पालघर मामले की कार्रवाई न होने के चलते संत समाज पहले ही महाराष्ट्र सरकार से बेहद नाराज है, और अब सुशांत मामले में जिस तरह से कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ने बर्ताव किया है उससे संत समाज का गुस्सा बढ़ गया है। तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये शिवसेना का अंतिम दौर है, शिवसेना का विनाश का समय आ गया है। भारत की नारी के प्रति सम्मान शिवसेना में नहीं है। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह राजपूत के 2 एक्सक्लूसिव वीडियो हैं। ये वीडियो इसी साल फरवरी में रिकॉर्ड किए गए हैं। 2 वीडियो में से एक में सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। वीडियो देखने के बाद साफ साफ समझ आ रहा है कि ऐसी अवस्था में तो सुशांत को अस्पताल या डॉक्टर्स की देखरेख में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी न्यूज पर चले इस वीडियो में पूरा देश सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। पहले वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के हाथों में एक किताब है। इस किताब का नाम लोडेड है। ये किताब जीवन में अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने के दर्शन पर आधारित है। यानी सुशांत इन हालातों में भी अपने सपने को जिंदा रखना चाहते थे। दूसरे वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत की हालत ठीक नहीं लग रही है, और इसके साथ ही इस वीडियो में 3 लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस वीडियो में सुशांत मानसिक तौर पर ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, और उन्हें देखकर यह साफ समझ आ रहा है कि उन्हें डॉक्टर्स और अस्पताल की निगरानी में खोना चाहिए था। Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Took your morning ones. When you eat, I'll get you the afternoon lunch.
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के बाद आज सुबह 9 बजे जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने कल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में रहेंगी। रिया रात भर मुंबई में एनसीबी के लॉकअप में ही रही। जेल नियमों के मुताबिक सूरज ढलने के बाद जेल में नए कैदी को नहीं लिया जाता है, लिहाजा आज उन्हें जेल भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात एनसीबी के लॉकअप में रिया का रात बिताना मुश्किल था। सूत्रों के अनुसार पूरी रात रिया जागती रही और ये सोचती रही कि जेल में उनका क्या हाल होगा। वहीं कल रात 11 बजे तक ड्रग्स केस को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई चलती रही और जैसे ही रिया की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की, वैसे ही रिया रो पड़ी। रिया ने रोते हुए कोर्ट से कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट कर कहा है कि सुशांत मामले में जो भी हो रहा है वो बेहद दुखद और शर्मनाक है। रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि क्या दोनों महिलाओं का इस्तेमाल गंदी राजनीति के लिए किया जा रहा है। नेपोटिज्म, हत्या, आत्महत्या, ड्रग्स माफिया, राजनीति जैसे मुद्दों से जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम कहीं खो न जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आज हुई बोर्ड की बैठक में अहम फैसला लिया है, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर 8.50% ब्याज देने के लिए ईटीएफ में निवेश के हिस्से को बेचा जाएगा। ईपीएफओ की बोर्ड बैठक के मुताबिक अभी उपभोक्ताओं को 8.15% ब्याज दे दिया जाएगा और बाकी का 0.35% दिसंबर में इक्विटी निवेश में हिस्सा बेचकर उपभोक्ता को दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 2020-21 में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अंतरिम आदेश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मराठा आरक्षण की वैधता पर बड़ी बेंच विचार करेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पहले 28 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट जेईई और नीट परीक्षा पर छात्रों की याचिकाओं को खारिज कर चुका है। 13 सितंबर को पूरे देश भर में नीट की परीक्षाएं होनी है। इस परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,131 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 9,43,772 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 380 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 27,407 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 6,72,556 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,609 नए मामले सामने आए। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक नहीं बंद किया जा सकता। लाखों लोगों का जीवन इस पर निर्भर करता है। लोगों को बस सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो की शुरुआत होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आज से दिल्ली नोएडा के कई हिस्सों में मेट्रो सेवा फिर से शुरू की गई। इससे यहां आने जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। गाजियाबाद में भी वैशाली मेट्रो स्टेशन से ब्लू लाइन मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। मेट्रो सेवा बहाल होने से यात्री बेहद खुश हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। कोरोना को हराने के लिए डीएमआरसी पूरी तरह से तैयार है। जेडीयू सांसद हरिवंश का दोबारा राज्यसभा उपसभापति चुना जाना तय है। आज हरिवंश ने उपसभापति पद के लिए नामांकन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हरिवंश की उम्मीदवारी के प्रस्तावक बने। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और सांसद नरेश गुजराल हरिवंश की उम्मीदवारी के समर्थक बने। 14 सितंबर को संसद का सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। बीजेपी ने अपने राज्यसभा के सांसदों को 14 तारीख को पूरे दिन उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है। लॉकडाउन में रद्द हुई फ्लाइट टिकट्स के पैसे लौटाने की मांग से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 दिन के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद बुक टिकट्स के पैसे एयरलाइंस को तुरंत लौटाने होंगे। इससे पहले बुक हुए टिकट के पैसे लौटाने के लिए उनको समय मिले। कोरोना संकट
संकट के बीच आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। हर दिन दर्शन करने वालों की संख्या अब 15,000 तक पहुंच गई है। रविवार 6 दिसंबर को मंदिर में लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ का दान भी आया। अभी तक दान का औसत एक दिन में 50 से 60 लाख के बीच था, लेकिन 28 अगस्त के बाद से दर्शन करने वालों की संख्या और दान की राशि दोनों में बड़ा उछाल आया है। हालांकि ये राशि अभी भी कोरोना काल से पहले आने वाले दान के आधे से भी कम है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी लोगों की मंदिर के प्रति आस्था देखकर ट्रस्ट काफी उत्साहित है। यूपी के गोंडा जिले में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 युवकों की मौत हो गई। ये पांचों युवक कुएं में गिरे एक बछड़े को निकालने का प्रयास कर रहे थे। कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से युवकों की हालत बिगड़ने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पांचों युवकों को बेहोशी की हालत में कुएं से निकाला गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेनेगल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे घर हो या गाड़ियां, सब कुछ पानी में डूबा है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से वो अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से सांपों और मगरमच्छों का खतरा भी बढ़ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.